नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2026 के मैथ क्लास में, जिसमें बताया जाएगा चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के संख्याओं की पहचान या संख्याओं के जानने के संबंध में भाग दूसरे में। पिछले वीडियो में बताया गया था संख्याओं की पहचान या फिर संख्याओं के जानने के संबंध में भाग 1 में, जिसमें बताया गया था संख्याओं के प्रकार, यानी कि संख्याएं कितने प्रकार की थी। तो यहाँ बताया गया था रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या के बारे में, काल्पनिक नंबर्स यानी इमेजिनरी नंबर के बारे में। उसी प्रकार बताया गया था परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव, इन सभी के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो उसी वीडियो को आगे लेके चलते हैं। इसमें हम बात करेंगे पूर्णांक के बारे में। तो ये सारे कुछ नंबरों के बारे में बात हो रही है, क्योंकि नाम ही चैप्टर का है नंबर सिस्टम। तो उसी को लेकर आगे चलते हैं। आज की वीडियो में बात करते हैं हम पूर्णांक के बारे में। आज हम बात करेंगे पूर्णांक के बारे में, जिसमें सकारात्मक, नकारात्मक, प्राकृतिक संख्या, और उसके बाद बात करेंगे संपूर्ण संख्या, होल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में बात करेंगे फिर अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पूर्णांक के बारे में कि पूर्णांक है क्या या पूर्णांक कहते किसे हैं। तो पूर्णांक को देखिए ध्यान से। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर कहा जाता है, इंटीजर्स, ठीक है। तो पूर्णांक के संबंध में दो बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक के संबंध में दो बातें हैं। एक आपका जो होता है वो है आपका सकारात्मक पूर्णांक, एक आपका है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक। ध्यान दीजिएगा, पहला है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक। यानी पहले की कंडीशन आपकी बनती है पॉजिटिव की और दूसरे की कंडीशन बनती है क्या, निगेटिव की। पहली कंडीशन किसकी है, पॉजिटिव की, दूसरी कंडीशन क्या है, निगेटिव की। चलिए बात करते हैं पॉजिटिव पूर्णांक के बारे में। देखिए सकारात्मक पूर्णांक क्या होता है। सकारात्मक पूर्णांक की बात करें तो आप स्टार्ट कर लीजिए। जैसे ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक पूर्णांक के बारे में बात करें तो जैसे जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं शामिल की जाएंगी, यानी कि जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट अनंत तक, जीरो से लेकर अनंत तक जो भी संख्याएं शामिल की जाएंगी, जो भी, ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्याएं शामिल की जाएंगी, जो भी संख्याएं शामिल की जाएंगी वो सकारात्मक पूर्णांक होंगी, सकारात्मक पूर्णांक होंगी। ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक यानी कि अनंत तक, ध्यान दीजिएगा, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक जो भी संख्याएं शामिल की जाएंगी वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सकारात्मक पूर्णांक के संबंध में आएंगी। अगर बात करें तो जैसे आपने लिखा भी है जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, मैंने बताया कि जीरो से लेकर स्टार्ट कर लेंगे तो 0 1 2 3 4 5, लेकिन अभी मैं बात करूंगा इसके बाद थोड़ा निगेटिव बताने के बाद। चलिए, तो ये सारी संख्याएं किससे संबंधित होंगी। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सारी संख्याएं क्या होंगी, सकारात्मक पूर्णांक के संबंध में आएंगी। उसी प्रकार अगर हम बात करें नकारात्मक पूर्णांक के बारे में, तो जैसे के बारे में बात करें नकारात्मक पूर्णांक के बारे में, ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक पूर्णांक, अगर हम बात करें नकारात्मक पूर्णांक के बारे में, नकारात्मक पूर्णांक या फिर निगेटिव इंटीजर्स के बारे में, तो स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट होगा माइनस इनफाइनाइट से, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा और आगे ये क्या होगा, चलता चला जाएगा। कहां तक जाएगा, ये भी क्या है, इनफाइनाइट होगी। जैसे -2 -1 -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार चलता चला जाए। तो यानी कि स्टार्ट होगा माइनस इनफाइनाइट से, आगे चलता चला जाए, तो ये निगेटिव इंटीजर्स में आते हैं। क्लियर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि माइनस इनफाइनाइट अनंत, माइनस इनफाइनाइट से लेकर, माइनस इनफाइनाइट से लेकर आगे चलती चली जाए, कहां तक, शून्य तक। माइनस इनफाइनाइट से लेकर शून्य तक जो भी संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर शून्य तक जो भी संख्याएं
शामिल की जाएंगी, जो भी संख्याएं शामिल की जाएंगी वो संख्याएं नकारात्मक पूर्णांक होंगी, नकारात्मक पूर्णांक होंगी। चलिए, तो कहां से स्टार्ट होने के बारे में बात हो रही है? इनफाइनाइट से लेके जीरो तक। ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट से लेके जीरो तक, यानी स्टार्ट करें इनफाइनाइट, उसके आगे जो भी संख्या मान लीजिए -4, -3, -2, -1 और 0। ध्यान दीजिएगा कि नकारात्मक पूर्णांक के संबंध में दो बातें हैं कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर जीरो तक के जीरो तक के संबंध में जो भी संख्याएं शामिल की जाएंगी वो सारी की सारी संख्या क्या होंगी? नकारात्मक पूर्णांक। और सकारात्मक क्या है? जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं शामिल की जाएंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? सकारात्मक पूर्णांक। यहां एक थोड़ा सा नोट है, ध्यान दीजिएगा, नोट के संबंध में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर यहां पर हम जीरो के बारे में बात करें, यानी कि शून्य, अगर यहां हम शून्य के बारे में बात करें तो शून्य के संबंध में कुछ बातें हैं। शून्य न तो सकारात्मक पूर्णांक है और शून्य न तो सकारात्मक, लिखने में गलती हो जा रही है, सकारात्मक। शून्य न तो सकारात्मक पूर्णांक है शून्य न तो सकारात्मक पूर्णांक है और न ही नकारात्मक। ध्यान दीजिएगा, शून्य न तो सकारात्मक पूर्णांक है और न ही नकारात्मक। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, शून्य न तो सकारात्मक पूर्णांक में शामिल किया जाता है न तो नकारात्मक पूर्णांक में। क्लियर है? शून्य के संबंध में बातें याद रखिएगा। कहते तो हैं कि शून्य से लेकर या इनफाइनाइट से लेकर शून्य तक या शून्य से लेके स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा, शून्य न तो सकारात्मक पूर्णांक में शामिल किया जाता है न तो नकारात्मक। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में छोटी सी और जानकारी। जैसे अगर किसी, अब हम बात करते हैं, मिटाना पड़ेगा, तो ये तो था पूर्णांक के बारे में, पूर्णांक में सकारात्मक और नकारात्मक शामिल किए जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए इसी संख्या के बारे में बात करें तो मिटा के बताते हैं थोड़ा सा। चलिए मिटा लेते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक तो हो गए पूर्णांक के बारे में। आगे हम बात करते हैं होल नंबर्स, यानी कि संपूर्ण संख्या के बारे में। ये संपूर्ण संख्या क्या होती है, अब यहीं पे मैं बता देता हूं संपूर्ण संख्या के बारे में। देखिए इसी के संबंध में दो बातें हैं। चलिए, ये जो आप लिखे थे सकारात्मक पूर्णांक के संबंध में, तो सकारात्मक पूर्णांक के संबंध में दो बातें हैं। सकारात्मक पूर्णांक इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर के संबंध में दो बातें हैं, यहां बता देते हैं, पहला और ये दूसरा। तो पॉजिटिव इंटीजर के संबंध में दो बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव इंटीजर के संबंध में दो बातें हैं। दो बातों का मतलब क्या है? चलिए, अगर मान लीजिए जीरो से लेकर, जीरो से, दो बातों का मतलब पहले हम बता देते हैं कौन कौन सी बातें हैं। तो जीरो से सकारात्मक पूर्णांक के संबंध में दो बातें हैं। एक है आपका संपूर्ण संख्या, एक आपका संपूर्ण संख्या, यानी कि हम बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक, संपूर्ण संख्याएं। दूसरा आपका बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं। तो ये आपका नेचुरल नंबर्स। ये दो चीजें हैं। एक आपका संपूर्ण संख्या के संबंध में कौन से पूर्णांक के बारे में बात हो रही है? सकारात्मक पूर्णांक के संबंध में दो बातें हैं, एक आपका संपूर्ण संख्या के संबंध में और एक आपका प्राकृतिक संख्या के संबंध में। अब संपूर्ण संख्या क्या होती है? तो संपूर्ण संख्या के इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। तो होल नंबर का मतलब क्या होता है? जीरो से लेकर, ध्यान दीजिएगा, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। ध्यान दीजिएगा, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं आती हैं,
ध्यान दीजिएगा, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक जो भी संख्याएं होती हैं, इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक जो भी संख्याएं होती हैं, शामिल होती हैं, सॉरी, जो भी संख्याएं शामिल होती हैं वे सभी क्या होंगी? संपूर्ण संख्या होंगी, संपूर्ण संख्या होंगी, संख्याएं होंगी। ठीक, ये क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, हमने बताया संपूर्ण संख्या के बारे में, यानी 0 से लेकर अनंत तक जो भी संख्याएं शामिल की जाएंगी वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? संपूर्ण संख्या कहलाएंगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जहां तक, आप सोचिए कि इसी को तो हम सकारात्मक इंटीजर बोलते थे, सॉरी सकारात्मक पूर्णांक बोलते थे, आप पॉजिटिव इंटीजर बोलते थे, उसी को हमने बोला क्या? उसी को संपूर्ण संख्या, और 0 से लेकर कहां तक? इनफाइनाइट तक। क्लियर है? अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की। यहां पे बात करते, देखिए दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां हम प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करें तो प्राकृतिक संख्या नहीं, एक से लेकर इनफाइनाइट तक, एक से लेकर इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं, एक से लेके अनंत तक, एक से लेके अनंत तक जो भी संख्याएं शामिल की जाती हैं, वे सभी प्राकृतिक संख्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। क्लियर है? तो हमने क्या लिखा है थोड़ा देखिएगा, एक आपका है संपूर्ण संख्या, एक आपका है प्राकृतिक संख्या। तो संपूर्ण संख्याओं के संबंध में क्या है? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब प्राकृतिक संख्या के संबंध में क्या? 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझ लीजिएंगे कि संपूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगी। अगर संख्याएं 1 से स्टार्ट होंगी तो कहां तक कहां से लेंगे? अनंत तक। तो कौन सी संख्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या। संपूर्ण कहां से स्टार्ट होगा? 0 से लेकर अनंत तक चलेंगे तो कौन संख्या होगी? बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, 0 और 0 नहीं, 0 नहीं होगा, 1 होंगे। 1 से लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या। अगर 0 को शामिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण संख्या। चलिए, ये तो समझ में आएगा सकारात्मक पूर्णांक के बारे में। अब फिर आते हैं आगे पूर्णांक के बारे में। चलिए, तो इसको मिटा लेते हैं, आगे चलते हैं पूर्णांक के संबंध में। चलिए, पूर्णांक के संबंध में फिर आगे चलते हैं दो बातों में। तो पूर्णांक में मैंने सकारात्मक नकारात्मक पढ़ा, तो उसी के संबंध में दो बातें और भी हैं पूर्णांक में। तो पहला है आपका सम संख्या, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। दूसरा है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। अब ये सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या, इसके बारे में तो बहुत आसान है जानना कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो विषम संख्या का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्या, सम संख्या के संबंध में है कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलिए थोड़ा सा इसमें और डिटेल में चले जाते हैं, थोड़ा सा बस चलिए अभी बता देते हैं। चलिए हाँ, पहले लिख लेते हैं इसी को। तो ऐसे जो पूर्ण क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्या जो दो से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, सम संख्या। क्लियर है? फिर से समझ लेते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए क्या कहलाएगी, सम संख्या। अब विषम संख्या के संबंध में क्या होगा, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो,
जो 2 से पूर्णतः विभाजित क्या हो, न हो, कौन सी संख्या कहलाएगी, विषम संख्या। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा कि सम संख्या के संबंध में क्या है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी सम संख्या होगी, और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी वो विषम संख्या होगी। और इसके संबंध में भी 2 चीजें हो गई, जैसे आपने बोला था पूर्णांक के संबंध में 2 चीजें ना, तो सम संख्या के संबंध में भी 2 चीजें हैं। एक आपका, जैसे मैं देखिए बता दूंगा, एक आपका सकारात्मक, देखिएगा, एक आपका सकारात्मक और दूसरा आपका नकारात्मक। जिस प्रकार आपने पूर्णांक पढ़ा था उसी तरह यहां पे भी है, सम संख्या के संबंध में भी है और विषम संख्या के संबंध में भी है। तो विषम संख्या के संबंध में क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों की कंडीशन में है, सकारात्मक और नकारात्मक, यानी पॉजिटिव और निगेटिव। तो अब देखिए सम संख्या के संबंध में चले सकारात्मक में, तो 0 जैसे में, अब देखिए बता दिए ना कि सम संख्या किससे कहते हैं, तो जैसे में चलते हैं, तो जैसे में 0 2 4 6 8 10, ये क्या होगा, ये सारी संख्या किस में आ जाएंगी, सकारात्मक में आ जाएंगी। 0 से लेके कहां स्टार्ट करें, 2 4 6 8 10। उसी प्रकार नकारात्मक में -2 -3 -4 -6 -8, ये सारी संख्या किस में आ जाएंगी, नकारात्मक में है। ध्यान दीजिएगा, सम संख्या के संबंध में सकारात्मक भी आएगा नकारात्मक भी आएगा, उसी प्रकार विषम संख्या के संबंध में सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक के बारे में बात करें तो 1 3 5 7 9 11 13, ये सारे क्या है, ये सारी की सारी क्या है, इन अब मान लीजिए आगे भी इसी तरह चलता चला जाए तो ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी, सकारात्मक, क्या कहलाएंगी, सकारात्मक विषम संख्या से कहलाएंगी। उसी तरह अगर नकारात्मक बात करें तो -1 -2 -3 -5 -7, ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी, नकारात्मक विषम संख्या कहलाएगी। तो आप सोचिए कि पूर्णांक के संबंध में 2 बातें हैं, सम संख्या के संबंध में और विषम संख्या के संबंध में। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या मतलब ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या कहलाएगी, सम संख्या। जैसे उसमें भी 2 बातें हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक मतलब 0 2 4 6 8 10, ये क्या है, ये सारी की सारी संख्या क्या है, सकारात्मक में है। नकारात्मक में क्या है, -2 -3 -4 -6 -8 -10 -12, आगे चलती जाए माइनस की कंडीशन में। उसी तरह विषम संख्या के बारे में बातें हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो तो कौन संख्या कहलाएगी, विषम संख्या। इसमें भी 2 बातें, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक के संबंध में क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 के बाद 15, फिर 17, फिर 19, फिर 23, इसी तरह आगे चलता चला जाएगा। नकारात्मक के संबंध में भी 2 बातें, नकारात्मक में भी क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब वहां क्या हो जाएगी, माइनस की कंडीशन, यानी कि -1 -2 -3, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5, 4 नहीं, -5 -7 -9, सारी संख्या क्या कहलाएंगी, नकारात्मक विषम संख्या। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, इन दोनों से संबंधित कुछ जोड़, घटाना और गुणा के संबंध में। चलिए स्टार्ट, इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसमें आगे तो कुछ नियम है, कुछ नियम सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या, पूरा लिख लेते हैं ना, सम संख्या और विषम संख्या, कुछ नियम हैं, कुछ नियम सम संख्या और विषम संख्या के जोड़, घटाना और गुणा से संबंधित। सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कि लिखा क्या है, कुछ नियम सम संख्या और विषम संख्या के जोड़, घटाना और गुणा से संबंधित। तो पहले बात करते हैं जोड़ की। तो जोड़ से संबंधित नियम, ध्यान दीजिएगा, जोड़ से संबंधित नियम। तो जोड़ने से संबंधित नियम के बारे में बात करें कि जोड़ने की कंडीशन क्या अप्लाई होती है। ध्यान दीजिएगा, जोड़ने की कंडीशन में तो अगर हम मान लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए, अब इसको हम एग्जांपल लेके समझते हैं। जोड़ने की कंडीशन थोड़ा सा ना पीछे लिखते हैं, तीनों आ जाएगा एक ही बार में।
चलिए थोड़ा सा आप पीछे लिख लेते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जोड़ने से संबंधित, तो पहली कंडीशन आपकी है जोड़ से संबंधित नियम। तो जोड़ से संबंधित नियम में सबसे पहली कंडीशन है यहां पर, देखिएगा इसको हम ए मान लेते हैं, यहां पर पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिए। तो अगर विषम संख्या का जोड़, विषम संख्या प्लस, ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या पूरा लिख लेते हैं, विषम संख्या प्लस विषम संख्या, ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या प्लस विषम यानी कि ऑड प्लस ऑड इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ऑड प्लस ऑड इक्वल टू क्या होगा, इवन यानी कि सम संख्या, ध्यान दीजिएगा, सम संख्या। तो हमने पूछा क्वेश्चन में, सॉरी नियम में क्या है कि विषम संख्या और विषम संख्या को विषम संख्या से अगर जोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा रिजल्ट, जो परिणाम आएगा वो आएगा सम संख्या में। जैसे जैसे देख लेते हैं कि जैसे की कंडीशन क्या है, जैसे मान लीजिए विषम संख्या में 5 ले लिया और विषम संख्या में 3 ले लिया, जोड़ने पर क्या आया 8, तो 8 एक क्या है, सम संख्या है। क्लियर है। तो ऑड प्लस ऑड इक्वल टू क्या हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं इस वीडियो में। तो जैसे आप लोग देखे हैं कि कुछ नियम है सम संख्या और विषम संख्या का जोड़, घटाना और गुणा संबंधित। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक था जोड़ के संबंध में। जोड़ में सबसे पहली कंडीशन थी विषम प्लस विषम बराबर क्या, सम, यानी कि ऑड प्लस ऑड बराबर क्या हो जाएगा, इवन। उस जैसे कि दिखा गया है कि 5 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 8। उसी प्रकार आगे की बात करें तो विषम प्लस, ध्यान देखिएगा, विषम प्लस सम, यानी कि विषम का जोड़ अगर सम संख्या में करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, विषम का जोड़ अगर सम संख्या में करेंगे तो क्या होगा, तो यहां देख लीजिएगा, तो विषम संख्या ही प्राप्त होगी, यानी कि ध्यान रखिएगा विषम संख्या ही प्राप्त होगी, यानी कि ऑड प्लस इवन इक्वल टू क्या होगा, ऑड। जैसे करके देख लेते हैं। जैसे है, अगर ऑड संख्या के बारे में बात करें तो ऑड संख्या में लेते हैं 5 और इवन संख्या में लेते हैं 6, बराबर क्या होगा, 11। तो 11 क्या आपका आ गया, 11 आपका आया विषम संख्या के रूप में, ठीक ना, जो मैच कर रहा है देख लीजिएगा। तो ये दूसरे ही है। और तीसरा के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो तीसरी कंडीशन आपकी बनती है सम प्लस सम इक्वल टू क्या होगा, सम। ध्यान दीजिएगा, सम संख्या में अगर सम संख्या का जोड़ करेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि 4 प्लस 6 बराबर क्या होगा, 10। यानी सॉरी यहां पर लेते हैं ऑड, ऑड नहीं इवन, यानी कि इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन। ध्यान दीजिएगा, इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन, यानी कि 4 प्लस 6 बराबर कितना, 10। क्लियर है। तो यहां तक था इस जोड़ के संबंध में। तो ये जो आप देख रहे हैं सम और विषम संख्या के जोड़ के संबंध में कुछ नियम है। तो नियम पहला क्या है, देख लीजिएगा, नियम पहला है जोड़ के संबंध में। तो जोड़ के संबंध में पहली कंडीशन आपकी विषम संख्या में अगर विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम संख्या, यानी कि ऑड प्लस ऑड इक्वल टू क्या होगा, इवन। उसी प्रकार अगर विषम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। उसी प्रकार सम संख्या में अगर सम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगी। क्लियर है। तो आगे चलते हैं इस वीडियो में घटाने के संबंध में। ये तो था जुड़ने के संबंध में। आगे हम बात करते हैं घटाने के संबंध में। चलिए, तो पहली कंडीशन है इसमें जोड़ है। तो अब हम घटाने के संबंध में चलेंगे। घटाने के संबंध में, तो घटाने के संबंध में पहली कंडीशन वही क्या होगा, विषम माइनस विषम इक्वल टू क्या होगा, देखिएगा, विषम माइनस विषम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम। यानी कि ऑड माइनस ऑड इक्वल टू इवन। इसका मतलब क्या होगा, जैसे सॉल्व करेंगे तो जैसे कंडीशन आपकी बनेगी क्या, 6 नहीं 7, यानी कि 7 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा, 4। क्लियर है।
7 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 4। अब दूसरी कंडीशन के बारे में बात करती है। दूसरी कंडीशन क्या है, विषम माइनस सम बराबर, देखिएगा विषम माइनस अगर हम सम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, विषम माइनस अगर हम सम करते हैं तब भी हमको, विषम माइनस सम करते हैं तब भी हमको क्या आएगा, विषम ही प्राप्त होगा। यानी कि कंडीशन क्या होगी, ऑड माइनस इवन इक्वल टू ऑड। जैसे 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 के बारे में बात करें तो जैसे कंडीशन बनती है ऑड, ऑड का मतलब 9 माइनस 2 बराबर 7। क्लियर है। चलिए तीसरी कंडीशन के बारे में बात करें तो तीसरी कंडीशन आपकी बनती है क्या, सम माइनस सम बराबर सम। यानी कि सम माइनस सम बराबर सम, यानी कि ध्यान दीजिएगा 10 माइनस 6 बराबर 4, सॉरी, यानी कि इवन माइनस इवन बराबर इवन, यानी कि 10 माइनस 6 बराबर 4। ये जैसे कंडीशन में है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। ये तो था दूसरी कंडीशन आपकी घटाने के संबंध में। फिर सुन लीजिएगा, घटाने के संबंध में है, अगर हम विषम संख्या में से विषम संख्या घटाते हैं तो सम संख्या मिलती है, विषम संख्या में से सम संख्या घटाते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होगी। अगर सम संख्या में से सम संख्या को ही अगर घटाते हैं तो क्या पता चलेगा, सम संख्या पता चलेगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं गुणा के संबंध में। क्लियर ना। तो अब हम बात करते हैं गुणा के संबंध में, देख लीजिएगा। चलिए तीसरी कंडीशन, ये तो था दूसरी कंडीशन घटाने के संबंध में। अब हम बात करते हैं तीसरे कंडीशन पे। तो तीसरी कंडीशन है गुणा के संबंध में। चलिए तो तीसरे कंडीशन के बारे में बात करें तो गुणा के संबंध में, थोड़ा अच्छे से मिटा दे, दिखाई देगा साफ साफ। चलिए तो तीसरी कंडीशन यानी सी वाली कंडीशन बनेगी गुणा के संबंध में। गुणा के संबंध के बारे में बात करिए तो पहली कंडीशन आपकी विषम का गुणा, विषम गुणे विषम बराबर, ध्यान दीजिएगा, विषम गुणे विषम बराबर क्या होगा, विषम होगा। विषम गुणे विषम बराबर क्या होगा, विषम होगा। इस यानी कि ऑड मल्टीप्लाइड बाई ऑड इक्वल टू ऑड मल्टीप्लाई ऑड बराबर इक्वल टू ऑड ही होगा। यानी कि जैसे जैसे 5 गुणे 3 बराबर 15, तो ये विषम की कंडीशन बन रही है। उसी प्रकार दूसरा क्या है, विषम, विषम का गुणा अगर हम सम में करते हैं, विषम का गुणा अगर हम सम में करते हैं तो हमको क्या पता चलेगा, सम। यानी कि ऑड मल्टीप्लाइड बाई इवन इक्वल टू इवन। देखिएगा 5 गुणे 2 बराबर 10। उसी प्रकार तीसरी कंडीशन, तीसरा क्या है, सम का गुणा सम में करें। ध्यान दीजिएगा, सम का गुणा सम में करेंगे तो सम ही प्राप्त होगा। यानी कि इवन मल्टीप्लाइड बाई इवन इक्वल टू इवन बराबर क्या होगा, यानी कि 4 गुणे 2 बराबर 8। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, ये गुणा के संबंध में नियम था कि अगर विषम संख्या का अगर विषम संख्या में गुणा करेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगा, विषम संख्या का अगर हम सम संख्या में गुणा करते हैं तो सम संख्या प्राप्त होगी, अगर सम संख्या का गुणा सम संख्या में करते हैं तो तब भी सम संख्या प्राप्त होगी। क्लियर है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं इस वीडियो में। तो ये तो था कुछ नियम सम और विषम संख्या के जोड़ घटाना और गुणा के संबंध में। क्लियर है। तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आगे चलने के बारे में बात करें तो हम आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबरों के पहचान के संबंध में। आगे जो बात होगी नंबरों के पहचान में वो होगी प्राकृतिक संख्याओं के संबंध में कुछ बातें। चलिए इसको मिटा देते हैं अच्छे से।
चलिए आगे बात करते हैं प्राकृतिक संख्या के संबंध में। तो प्राकृतिक संख्याओं के संबंध में बातें हैं, देखिएगा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स के बारे में कुछ बातें। नेचुरल नंबर्स के संबंध में दो बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। नेचुरल नंबर के संबंध में दो बातें, यानी प्राकृतिक संख्याओं के संबंध में दो बातें हैं। एक आपका है अभाज्य संख्या, एक है आपका अभाज्य संख्या और दूसरा क्या है समग्र संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर, समग्र संख्या। ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, समग्र संख्या, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स बोलते हैं, और इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ध्यान दीजिएगा, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। अब इन दोनों के बारे में बात करें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए, तो अभाज्य संख्या क्या है, कंपोजिट संख्या क्या है, अभी समग्र संख्या क्या है, इनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का मतलब यहां पर है ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके केवल केवल क्या हो, दो गुणनखंड हो, सॉरी जिसके केवल, केवल मैंने लिखा नहीं, जिसके केवल दो गुणनखंड हो, एक वो खुद, एक वो स्वयं, और दूसरा एक, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। फिर से देख लीजिएगा, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, और वो भी एक वो स्वयं के बारे में बात हो रही है और दूसरा एक के बारे में बात हो रही है। तो अगर ऐसी संख्या आपको मिलेगी तो संख्या क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, जिसके केवल क्या हो, एक ही केवल कम से कम, एट लीस्ट, या फिर कह सकते हैं कि केवल दो गुणनखंड हो। ध्यान दीजिएगा, केवल दो गुणनखंडों के बारे में बात करें तो उसे हम बोलते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, इसे ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड होंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, अभाज्य संख्या। और वो भी गुणनखंड कैसे होते हैं, एक वो स्वयं होती है, दूसरा क्या होता है, एक होता है, या फिर कह सकते हैं कि पहला एक होगा, दूसरा क्या होगा, स्वयं होगी। तो जैसे के बारे में बात करते हैं, देखिए जैसे, तो जैसे की कंडीशन बनती है, जैसे के बारे में बात करें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये ETC करके लिख लीजिए। ठीक, आगे भी ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं मैं अभाज्य संख्या के बारे में। ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक वो खुद होती है, दूसरा वो एक होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या। क्लियर है, अभाज्य संख्या क्या बोलता है कि ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या। यहां पर एक बात और संबंध है अभाज्य संख्या के संबंध में, देखिएगा अभाज्य संख्या के संबंध में एक बात और है, सभी अभाज्य संख्याएं, देखिए मैं यहां नोट में लिख दे रहा हूं, यहां पे नोट में अभाज्य संख्याओं के संबंध में, चलिए अभी मैं बता दूंगा नोट के संबंध में आगे। चलिए, तो अब बात करते हैं समग्र संख्या। समग्र संख्या के बारे में बात करें तो ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम दो गुणनखंड हो, कम से कम कितने, दो गुणनखंड हो। ध्यान दीजिएगा, समग्र संख्या कंपोजिट नंबर के बारे में बात करें तो ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम दो गुणनखंड हो, ब्रैकेट में स्वयं को छोड़कर, मतलब उसके खुद के बारे में बात नहीं हो रही है, स्वयं को छोड़कर। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बात हो रही है किसकी, फिर देखिएगा, ऐसी संख्या जिनके
जिनके कम से कम 2 गुणनखंड हो स्वयं को छोड़कर। तो स्वयं को छोड़ने के बारे में बात हो रही है। तो जैसे यहां पे समग्र संख्याओं के बारे में बात हो रही है। जैसे के बारे में बात करें तो 4 के बारे में बात कर देखिएगा। जैसे में 4 का मतलब देखिएगा 4 है, 6 है, 8 है, 9 भी है, 9 1 3 9, ठीक है, 9 भी है, और कम से कम 2 गुणनखंड 10 है, 12 है, etc, ठीक ना। तो इससे ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, आपके गुणनखंडों समग्र संख्या के संबंध में है। तो ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 2 गुणनखंड होंगे, और वो भी क्या होगा, स्वयं को छोड़कर बात हो रही है कि स्वयं को छोड़कर 2 गुणनखंड होने चाहिए। किसके बारे में, स्वयं को छोड़कर 2 गुणनखंड होने चाहिए और स्वयं को छोड़कर होनी चाहिए। क्लियर। जैसे 4 6 8 9 10। ध्यान दीजिएगा एक चीज और, 2 3 5, 2 3 5 7 ये है ही नहीं। क्लियर है। तो ये 2 3 5 7 बताते हैं अब इसके बारे में कि 2 3 5 है क्या। चलिए, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, इनके बारे में बात करते हैं आगे। तो ये तो था अभाज्य संख्या के संबंध में और समग्र संख्या के संबंध में। समग्र संख्या के संबंध में फिर से देख लेते हैं। समग्र संख्या ऐसी संख्या है जिनके कम से कम 2 गुणनखंड होंगे स्वयं को छोड़कर, जैसे 4 6 8 9 10 12 etc। आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इस वीडियो में। अब हम बात करेंगे आगे अभाज्य संख्याओं के संबंध में कुछ नोट, उसके बाद बताएंगे समग्र संख्या के संबंध में कुछ नोट। तो नोट नंबर 1 के बारे में बात करें, सभी अभाज्य संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, सभी अभाज्य संख्याएं ब्रैकेट में 2 को छोड़कर, सभी अभाज्य संख्याएं ब्रैकेट में 2 को छोड़कर विषम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा कि सभी अभाज्य संख्याएं 2 को छोड़कर विषम संख्याएं होती हैं, और सभी विषम संख्याएं, और सभी विषम संख्याएं दूसरे पॉइंट पे लिख लेते हैं। चलिए, दूसरा पॉइंट है सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या नहीं होती हैं। क्लियर है। तो पहला पॉइंट आपने लिखे अभाज्य संख्याओं के संबंध में नोट के, ध्यान दीजिएगा, ये अभाज्य संख्याओं के बारे में नोट है। तो पहला है सभी अभाज्य संख्याएं 2 को छोड़कर विषम संख्याएं होती हैं। दूसरा आपने लिखा कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। अब तीसरे के बारे में बात करिए, तीसरी कंडीशन क्या है, संख्या 2, ध्यान दीजिएगा, संख्या 2 एक सम अभाज्य संख्या है, मतलब सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी। देखिएगा, 2 एक सम अभाज्य संख्या है। दूसरी कंडीशन, इस 2 के संबंध में ये सबसे, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 के संबंध में बारे में बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। क्लियर है। फिर से देख लीजिएगा, बहुत नोट के बारे में बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि नोट की कंडीशन क्या हो रही है। तो सभी अभाज्य संख्याएं 2 को छोड़कर विषम संख्याएं होती हैं, सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती हैं। आगे बात करें, संख्या 2 एक सम अभाज्य संख्या है, इसका मतलब सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। और दूसरी कंडीशन ऐसी में है कि 2, यानी कि ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। क्लियर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा,
उसी प्रकार आगे चौथे पॉइंट के बारे में बात करें तो चौथा पॉइंट है 3, 5 और 7। 3, 5 और 7 ये ऐसे जोड़े हैं, जोड़े का मतलब समझ रहे हैं ना, ट्विन। ऐसे ट्विन नंबर्स ट्विन है यानी जोड़े हैं जो क्रमागत, जो कॉन्जिक्यूटिव बोले जाते हैं, क्रमागत बोला जाता है। क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अब ये तो था 4 पॉइंट। इससे संबंधित कुछ और भी पॉइंट है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, तो बता रहा हूं। अभाज्य संख्या को मिटाने के बाद बताता हूं। यहाँ पे देखिएगा अभाज्य संख्या, ये 5वां पॉइंट के बारे में बात करिए। थोड़ा सा यहाँ पे नोट ये भी है कि कितने क्वेश्चंस पे कितने हम अभाज्य संख्या काउंट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नोट नंबर 5वां, 1 से लेके 25 तक। 1 से लेके 25 तक जो संख्याएं होंगी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ऐसे अगर काउंट करने पर 1 से लेके अगर हम 25 तक चलते हैं तो कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो 1 से लेके 25 तक काउंट कर लीजिए। पहला तो 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। अगर आप काउंट करिए तो कैसे काउंट करेंगे, चलिए मैं एक बता दे रहा हूँ काउंट करके। तो 1 से लेके 25 तक देखिएगा, 1 से लेकर अगर 25 तक चलते हैं तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आप सोचिए कि कितने हैं? 9। यानी कि 1 से लेके 25 तक चलने पर कितने अभाज्य संख्याएं मिलेंगी? 9। उसी तरह 25 से लेकर 50 तक चलने पर कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी? तो 25 से लेकर 50 तक चलेंगे तो 6 अभाज्य संख्या मिलेगी। कैसे मिलेगी 6? तो आप सोचिए कि 25 तो है ही नहीं, 27 है भी नहीं, 29, 31, 33 भी नहीं है। आप सोचिए सर जी 33 भी है। चलिए अब देख लेते हैं आपको सॉल्व करा के। तो देखिए 25 के बाद क्या आएगा? 27। क्या 27 के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे? नहीं, 27 का 3 भी होगा, 9 भी होगा, 27 खुद है, इसलिए क्या हो जाएगा? 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे, 27 भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 29 की, 31 की। 33 देखिए नहीं होगा। कारण क्या है 33 नहीं होने का? क्योंकि 33 की कंडीशन 11 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 1 से भी है और 33 से भी है, इसलिए 33 नहीं होगा। 33 के बाद 35 भी नहीं होगा, यानी क्या होगा? 37। 37 के बाद क्या होगा? 39 नहीं होगा, 39 3 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 41, 43। अब बात करें 47 की। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप बताइए कि 25 से लेकर 50 तक चलने पर कितनी अभाज्य संख्या मिली हमको? मिली कितनी? 6। क्लियर है? अब आगे हम चलते हैं। अब आगे की बात करें 50 से आगे, यानी कि 50 से 100 तक, 50 से 100 तक चलते हैं तो कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी? तो चलिए 50 से 100 तक चलेंगे तो कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी? ध्यान दीजिएगा 50 से 100 तक चलेंगे तो कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी? चलिए 10। कितनी मिलेंगी? 10। 50 से 100, पहला तो कंडीशन कितने बनेगा? 53 का। 53 के बाद आप 57 कर सकते हैं, 19 या 57 नहीं करने का, 53 नहीं, 57 नहीं बनेगा, 61 बनेगा, 59 बनेगा, यानी कि एक बनेगा आपका 53, फिर 18 3 54, 19 17 51, ठीक है। तो इसका मतलब 53 मिलेगा, 53 के बाद 57 नहीं 59 मिलेगा, 59 के बाद 61, 61 के बाद आपका मिलेगा 67, 67 के बाद 69 तो होगा नहीं, 23 से कट जाएगा। इसी तरह अगर काउंट करेंगे 50 से लेकर 100 तक चलेंगे तो कितने होंगे? 10। अब हम बात करें अगर 1 से लेकर 100 तक चलेंगे तो सबको जोड़ दीजिए। 1 से लेकर अगर 100 तक चलते हैं सबको जोड़िए, कितने होंगे? 9 6 15 10 25। क्लियर है? 1 से लेकर अगर 100 तक चलते हैं तो कितने होंगे? 25। क्लियर है ना? तो आगे चलते हैं। उसी प्रकार अगर हम 1 से लेकर अगर 200 तक चले, उसी प्रकार 1 से लेकर अगर 200 तक चलते हैं तो 46। क्लियर है? तो इतने अभाज्य संख्याओं के बारे में जान के रखिएगा कि कितने होते हैं। तो अभाज्य संख्याएं मैंने स्टार्टिंग में 2 बता दिए। 1 से 25 तक कितने हैं, 25 से 50 कितने हैं, 50 से 100 कितने हैं, 1 से अगर 100 होंगे तो कितने होंगे, 100 से अगर बात करें 1 से 200 कितने होंगे, तो आप सोचिए 46 होंगे। उसी प्रकार आगे चलते हैं। ये तो था नोट नंबर 5वां, ये तो था। उसी प्रकार इसी अभाज्य संख्याओं में नोट नंबर 6 में चलते हैं कि अभाज्य संख्याओं के नोट नंबर 6 में क्या है। क्लियर है? तो मिटाते हैं नोट नंबर इधर।
चलिए नोट नंबर 6। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या को, ध्यान दीजिएगा, नोट नंबर 6 है, ये अभाज्य संख्याओं से संबंधित सारी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या को, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मार्कर स्लो हो गया। प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6k + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिएगा, प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6k + 1 के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन सभी जो भी संख्या 6k + 1 के रूप में लिखी गई है, वे अभाज्य संख्या नहीं होंगी। ध्यान दीजिएगा, मतलब अगर हम किसी भी प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6k + 1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो संख्या 6 + 1 के रूप में लिखी जाए वो अभाज्य संख्या होंगी। क्लियर ना? मेरी बात को समझ लीजिए अच्छे से कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6k + 1 में लिख सकते हैं, लेकिन प्रत्येक संख्या यानी कोई भी संख्या के बारे में बात करें, कोई भी संख्या अगर 6k + 1 के रूप में लिखी गई तो ऐसा नहीं है कि सब वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। एग्जाम्पल के बारे में बात करिए। देखिए, जैसे में 13, अगर हम 13 को लिखना चाहें तो 6 × 2 + 1 यानी कि बना क्या, 6k + 1, इसके हम लिख दिए तो बराबर 13 आ गया। आप सोचिए कि बना कि नहीं बना। तो अगर मान लीजिए कि देखिए, ध्यान दीजिएगा कि 6k, अब यहां पर हम पहली कंडीशन अप्लाई कर लिए कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6k + 1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्या 25 को हम लिख सकते हैं? चलो 25 को तो हम लिख सकते हैं ना, 6 × 4 + 1। तो क्या ये अभाज्य संख्या होगी? नहीं होगी। क्या ये अभाज्य संख्या होगी? नहीं होगी, क्योंकि 25 एक अभाज्य संख्या नहीं होगी, लेकिन हम इसको भी क्या कर रहे हैं, लिख पा रहे हैं 6k + 1 के रूप में। उसी प्रकार अगर हम 31 को लिखना चाहें तो 6 × 5 + 1, अगर इसको हम लिख दिए तो ये हमारा अभाज्य संख्या होगा। लेकिन उसी प्रकार अगर हम, ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार अगर हम 25 को एक बार और लिख लीजिए, सॉरी 25 को नहीं, हाँ 49 ले लीजिए। तो 49 के बारे में अगर लिखें तो 8 × 6 है ना, के है, तो यानी 6 × 8 + 1 हम लिख सकते हैं। लेकिन क्या 49 एक अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6k + 1 में लिखा जा सकता है, लेकिन कोई भी संख्या अगर 6k + 1 के रूप में लिखी गई है, ऐसा नहीं है कि वो अभाज्य संख्या होगी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। चलिए, उसी के कंपोजिट नंबर से पहले हम अभाज्य संख्या के संबंध में कुछ बातें और भी हैं जो हम बात करते हैं इसी वीडियो में। आगे ही इसी के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे देखिए, अभाज्य संख्या से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में। ये तो थोड़ा नोट नंबर बता दिया गया। अब इसी में अभाज्य संख्या से संबंधित एक होता है जिसे हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसी अभाज्य संख्या संबंधित एक संख्या होती है जिसे हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, तो जो सह अभाज्य संख्या होती है उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। चलिए देखिएगा,
सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। ठीक, को प्राइम नंबर ये होता क्या है? ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्या जिनका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक HCF, ध्यान दीजिएगा, ऐसी दो संख्या जिनका HCF क्या हो? एक हो। ध्यान दीजिएगा, संख्या के बारे में बात हो रही है, दोनों समान के बारे में बात नहीं है, एक का मतलब। तो ऐसी दो संख्या जिनका HCF क्या होगा? एक होगा, उनका मान क्या हो जाएगा? वो आएंगे क्या? सहअभाज्य संख्या में आएंगे। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा कि ऐसी दो संख्या जिनका HCF कितना हो? एक हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या। जैसे के बारे में बात करें, 16 और 9 ये क्या है? सहअभाज्य संख्या होंगे, क्योंकि इनका HCF क्या होगा? एक। 3 से 16, 4 से कटेगा ही नहीं। उसी तरह 16 और 25 इनकी भी अभाज्य संख्या क्या होगी? एक होगी। क्लियर है ना? तो ये इसी अभाज्य संख्या को बोलते हैं क्या? इन्हीं संख्याओं को हम बोलते हैं क्या? सहअभाज्य संख्या, यानी कि जिनका HCF क्या होता है? एक होता है। जिनका HCF कितना होता है? एक होता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के संबंध में। देखिएगा, ये अभाज्य संख्याओं के संबंध में कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या होता है? एक होता है। क्लियर है? चलिए, ये तो था सहअभाज्य संख्या के संबंध में। उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार यहां के बारे में, ये सहअभाज्य संख्या था ना, उसी तरह जुड़वा प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। अब ये क्या होता है? जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स या ट्विन नंबर्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या या फिर कह सकते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। अब इसके बारे में बात करें तो इसका क्या मतलब होता है? ट्विन प्राइम नंबर्स। चलिए इनके बारे में देखते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिएगा, प्राइम नंबर होता है या फिर ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं, ऐसी दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर, ध्यान दीजिएगा, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं ले लीजिए, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर, ध्यान दीजिएगा, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, फिर से जुड़वा अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो? दो हो जाए। जिनका बीच का अंतर क्या हो? दो हो। चलिए, अंतर क्या हो? संख्या दो हो जाए। तो अब बात करते हैं कैसे, जैसे के रूप में देखिएगा, जैसे 3, 5, 7। उसी प्रकार या फिर हम लिख सकते हैं दो संख्याओं के पेयर में 3, 5 कह सकते हैं, 5, 7 कह सकते हैं, 11, 13 कह सकते हैं। ये हमारे लिए क्या होंगी? ध्यान दीजिएगा, ये जो 3, 5 है, 5, 7 है, 11, 13 है, इन्हीं संख्याओं को हम बोलेंगे क्या? ट्विन, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंसेस है वो एक जैसा है। 3 और 5 के बीच में 2 है, 5 और 7 के बीच में 2 है, 11 और 13 के बीच में 2 है। इसी तरह बोला जाता है क्या? एक बीच का अंतर कितना मिले? 2 मिले। इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? जुड़वा अभाज्य संख्या। क्लियर है? फिर से समझ लेते हैं सहअभाज्य संख्याओं के बारे में। सहअभाज्य संख्या क्या है और जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है? सहअभाज्य संख्या मतलब ऐसी दो संख्या जिनका HCF क्या होगा? एक होगा। उसी प्रकार जुड़वा अभाज्य संख्या में ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या होगा? 2 होगा। उसे हम बोलते हैं क्या? जुड़वा अभाज्य संख्या। क्लियर है? एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं कंपोजिट नंबर के कुछ नोट्स के बारे में। चलिए कंपोजिट नंबर के कुछ नोट्स के बारे में देख लेते हैं। क्लियर है? इसको मिटा देते हैं।
चलिए, अब ये कंपोजिट नंबर के बारे में आप लोग लिख चुके थे, समग्र संख्या। कंपोजिट नंबर यानी कि समग्र संख्या, इनके संबंध में कुछ नोट। इसके संबंध में नोट नंबर 1, नोट 1 ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 1 की कंडीशन के बारे में बात करें, यहां पर अभाज्य संख्या भी संबंधित होगा और कंपोजिट नंबर से। तो बात करें एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो ना तो अभाज्य संख्या है, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या है, और न ही समग्र संख्या है, न ही समग्र संख्या है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल देते हैं। चलिए, तो एक ऐसी संख्या है जो ना तो अभाज्य संख्या है और न ही समग्र संख्या है। चलिए पहले देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं आगे दूसरे पॉइंट के संबंध में। देखिएगा, एक ऐसी संख्या है जो ना तो अभाज्य संख्या है और न ही समग्र संख्या है। दूसरी कंडीशन, सबसे छोटी समग्र संख्या, सबसे छोटी समग्र संख्या बराबर 4 है। क्या है? 4। सबसे छोटी समग्र संख्या क्या होगी? 4 होगी। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहे हैं। चलिए, सबसे छोटी समग्र संख्या, सबसे छोटी समग्र संख्या क्या है? 4 है। तीसरी कंडीशन क्या है कि सबसे छोटी, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी विषम समग्र संख्या। यहां पर बहुत चीज ध्यान से सुनने वाली, सबसे छोटी विषम समग्र संख्या, सबसे छोटी विषम समग्र संख्या बराबर 9 है। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी विषम समग्र संख्या बराबर क्या है? 9 है। तो यहां तक क्लियर हुआ होगा कंपोजिट नंबर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। नोट नंबर 1, एक ऐसी संख्या है जो न तो अभाज्य संख्या है और न ही समग्र संख्या है। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट है, सबसे छोटी समग्र संख्या बराबर क्या है? 4 है। तीसरा पॉइंट है, सबसे छोटी विषम समग्र संख्या बराबर क्या है? 9 है। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर्स के बारे में, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। जिसे हम बोलते हैं क्या? पूर्ण संख्या, यानी कि परफेक्ट नंबर। चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो आगे चलते हैं हम पूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर के बारे में। चलिए, जो पूर्ण संख्या है उनके बारे में हम बात करते हैं कि ये पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या यानी कि जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। चलिए, अभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं जान लीजिएगा। चलिए, पूर्ण संख्या क्या होती है, थोड़ा सा एग्जांपल भी लेके चलेंगे। यहां पे आप लोगों को पता होगा पूर्ण संख्या के संबंध में आगे बात करें, जब गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं उसी से संबंधित है ये। चलिए, ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग करने पर, फिर से सुन लीजिए, ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग करने पर ब्रैकेट में स्वयं को छोड़कर योग करने पर
वही संख्या प्राप्त हो तो उसे ध्यान दीजिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे, मतलब पे देखिएगा, ये जो लिखे हैं आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान देते हैं आगे। ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग करने पर, यहाँ योग करने के बारे में बात हो रही है, स्वयं को छोड़कर, जिन संख्या के हम बारे में बात करेंगे उनको छोड़कर वही संख्या अगर प्राप्त हो, योग करने पर वही संख्या अगर प्राप्त होती है तो उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल ग्रुप में देखें तो एग्जाम्पल ग्रुप में देखा जाए, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल ग्रुप में अगर हम 6 लें तो 6 को अगर हम गुणनखंड करें, 6 की कंडीशन स्टार्ट होती है किससे, 1 से, 2 से, 3 से, उसके बाद 6 से। तो आप बताइए, तो पूछा क्या क्या है, इनके गुणनखंडों की योग करने पर, यही गुणनखंड है, 6 का गुणनखंड बराबर कितना, 1, 2, 3 और 6, यानी कि इसको अगर हम छोड़ दें, ये लिखा है स्वयं को छोड़कर, संख्या लिए है 6 को क्या कर दिए, छोड़ने पर क्या कंडीशन अप्लाई होगी, 3, 2, 5, इनके योग करने पर क्या संख्या मिल रही, 6, यानी कि 6 एक क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। क्लियर है? 6 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार 6 के बाद अगर कोई संख्या अगर पूर्ण है, 6 के बाद अगर कोई संख्या पूर्ण है, वो है 28। देखिएगा, 6 के बाद अगर कोई पूर्ण संख्या है तो वो है 28। 28 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा, 28 होगा। क्या होगा, ध्यान दीजिए, 1, 2, 4, 7, 14, 28। 28 को छोड़ के जोड़िए, 14, 7, 21, 4, 25, 2, 27, 27, 1, 28, इनको जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ, 28 प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है, 28 भी एक क्या है, पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार 496 आगे मिलेगा। तो ये सारी संख्याएं कंडीशन क्या हो रही हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, 496। उसी प्रकार अगर बात करें सबसे छोटी अगर कोई पूर्ण संख्या होगी, सबसे छोटी, ध्यान दीजिएगा, यही क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। किसके बारे में बात हो रही है, 6 के बारे में। यही से क्या है, 6 ही ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर इनके गुणनखंडों का बात करें पूर्ण संख्या के संबंध में फिर से, तो ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग करने पर वही संख्या अगर प्राप्त होती है तो इसे संख्या क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्लियर है? चलिए, ये तो था पूरा नंबर सिस्टम के बारे में, यहां से स्टार्ट थी। तो आगे वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चनों के संबंध में, टॉपिक से क्लियर। यहां तक कि एक टॉपिक मैंने क्लियर किया, आप लोग देख रहे होंगे कि यूपी टेट एग्जाम 2026 में मैथमेटिक्स के क्लास में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जिसमें मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था संख्याओं को जानना या संख्याओं की पहचान करना। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, गुणनखंडों की संख्या के बारे में। क्लियर है? वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।